हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज यू टेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन को, जिसमें आज हम लोग PYQs को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। EVS की मैराथन क्लास है आज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। पर्यावरण अध्ययन के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करेंगे मैराथन्स के साथ में, और टेलीग्राम पर अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लेना, स्पेशली ये यू टेट पेपर 1 के लिए, क्योंकि EVS आपका पेपर 1 में पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये EVS का। यहाँ से आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। यहाँ पर हम 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को EVS मैराथन के रूप में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2020 में जो आपका पेपर हुआ था और 2021 में जो पेपर हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हैं दोनों EVS के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेब URL पर भी ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे मैं नोट्स वहाँ पब्लिश करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई आज का वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। दत्त कार्य का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट। जो आप असाइनमेंट मिलते हैं आप लोगों को टीचर्स से, तो उसका मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखो, एक अच्छा असाइनमेंट किस लिए हमारी यूज़फुल होता है? EVS की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन को EVS में ना डालकर इसको जो है CDP में भी पूछा जा सकता है। ध्यान देना भाई, इसको आप साइंस में भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन साइंस पैडागॉजी में भी पूछ सकता है, मैथमेटिक्स पैडागॉजी में भी पूछ सकता है। तो मेन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। CDP में आपको चीज़ों को रटना नहीं है। क्या पूछा गया? एक असाइनमेंट का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए? अब असाइनमेंट क्यों दिए जाते हैं? जिससे बच्चा जो है घर पर जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। तो इससे क्या उपलब्धि मिल रही है कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि छात्रों को, मेन मोटिव क्या है असाइनमेंट का? छात्रों को स्वतंत्र बनाना। ठीक है भाई, उनको डिपेंड ना होने देना, कि वो टीचर्स पे ही सारा डिपेंड ना रहें, और स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। इसलिए असाइनमेंट दिए जाते हैं, और ना ही कि इसलिए असाइनमेंट दिए जाते हैं कि क्वेश्चंस दिए, आप घर पर गए, बुक में से आपने उन क्वेश्चंस को देखा और उसका आंसर लिख दिया। उस असाइनमेंट का कोई रोल नहीं है। असाइनमेंट वो होता है जो छात्र स्वयं अपने आप करता है, जो क्वेश्चंस टीचर ने दिए हैं, जिससे उसमें स्वतंत्रता की भावना डेवलप हो और छात्र अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सके। इसलिए असाइनमेंट दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है और दोहरा सकता है चीज़ों को, रटना नहीं है यहाँ पर। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेने का मतलब ही ये होता है कि आपका एक रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करना। मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, वायु की गुणवत्ता है, या फिर वर्षा है? अच्छा EVS का क्वेश्चन है भाई। अब देखो, मैक्सिमम जो लोग हैं 70% जो पॉपुलेशन है, और ऊपर ही पॉपुलेशन जो है वो क्या है? कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि होती है। यहाँ पर बात क्लियर है। अब भाई कृषि होती है तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या तापमान है, क्या आर्द्रता है, वायु की गुणवत्ता, या फिर वर्षा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो, वर्षा है सबसे प्रभावित, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो इरीगेशन समझते हो? इरिगेशन जो सिंचाई होती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इतना दुरुस्त नहीं है कि किसानों को टाइम से पानी, यानी कि वाटर जो है हार्वेस्टिंग के लिए मौजूद कराए। भाई विकसित देशों में क्या होता है? वहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, कि वो टोटली जो है वर्षा पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अगर वर्षा ज़्यादा कम हो गई है तो उनके पास एक बैकअप प्लान रहता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट उनकी फसल के लिए उनको पानी प्रोवाइड करता है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट, अगर हम अपने विकसित देश की बात करें, विकासशील देश की बात करें, क्योंकि हमारा देश विकासशील में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, तो अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुई हैं कि हर जगह आपको इरिगेशन सिस्टम मिल जाए, और वो भी टाइम से मिल जाए। कि जब आपको सपोज करो अभी जून जुलाई के मंथ में वर्षा कम हुई है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, इस बार तो सितंबर माह में भी काफ़ी कम बारिश देखने के लिए मिली है इन रीजन्स में। तो यहाँ पर क्या, कृषि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। या तो किसान अपने पैसे लगाकर इरिगेशन सिस्टम लगवाए और उसमें काफ़ी ज़्यादा, हर एक किसान इस चीज़ की
नहीं अफोर्ड कर सकता है कि भाई वो अपने ट्यूबवेल्स लगाए। तो इरिगेशन सिस्टम इतना दुरुस्त होना चाहिए कि भाई अगर बारिश नहीं हो रही है तो किसानों को पानी दिया जाए, डैम से पानी रिलीज़ किया जाए और कैनाल्स दुरुस्त होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं अभी भारत में है ही नहीं, कुछ चुनिंदा इलाकों में है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, कुछ इलाकों में काम चल रहा है और काफ़ी सारा मतलब मेजॉरिटी ऑफ एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी ड्रेन इरिगेशन का जो सिस्टम है, सिंचाई का सिस्टम है, वो प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण तत्व है कृषि को प्रभावित करने वाला वर्षा। वर्षा ज़्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम है, वर्षा कम होती है तो भी फसल नहीं आ पाती है। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? अब आप कहोगे सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल, लेकिन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये क्वेश्चन हमारे करे हुए हैं। देखो इन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। और इन क्वेश्चन के अलावा देखो अब ऐसे दोबारा क्वेश्चन ये नहीं आएगा भाई माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे ट्वीक कर सकता है एग्जामिनर, वो अभी हमें देखना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप बता दोगे साहब नेपाल में स्थित है। अब देखो माउंट एवरेस्ट की क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। भाई पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट है। और समुद्र तल से बहुत ऊपर है ये। तो भाई समुद्र तल से कितना ऊपर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपका कि माउंट एवरेस्ट मीन सी लेवल से कितनी हाइट पर है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए ईवीएस का, और किस चीज़ से रिलेटेड रहा? माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड रहा। कहाँ पर स्थित है वो हमें पता चल गया भैया, नेपाल में स्थित है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले भारतीय कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? तो वो थे औतुर सिंह, नाम नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, औतुर सिंह चीमा, ठीक है। ये पहले भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, औतुर सिंह चीमा। अब आप कहोगे साहब ये नहीं है, कौन है? आप कहोगे बछेंद्री पाल हैं। तो भाई बछेंद्री पाल जो हैं वो पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी। तो दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए कि भाई माउंट एवरेस्ट के मीन सी लेवल से हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले व्यक्ति कौन है, भारतीय पहले व्यक्ति कौन है, औतुर सिंह चीमा, और पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल है। तो देखो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो गई हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं, भूपट्टी में पाई जाती हैं, पृथ्वी के प्रवार में पाई जाती हैं, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में पाई जाती हैं। क्रोड नहीं होता, बेसिकली कोर होता है, ठीक है। पृथ्वी की बाह्य कोर में पाई जाती हैं। तो इनर कोर और बाह्य कोर होती है। इनर मतलब अंदरूनी, बाह्य मतलब एक्सटर्नल कोर। तो पृथ्वी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लेयर वाइज डिवाइड किया गया है। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ईवीएस में आ चुका है। यही क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने के लिए मिल सकता है और यही क्वेश्चन आपको एसएसटी की फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप बात करते हैं भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें कहाँ पर पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी का देखो भूपट्टी में पाई जाती हैं, और भूपट्टी क्या है मतलब पृथ्वी का वह केंद्र जहाँ पर गति आरंभ होती है। ध्यान देना, जो भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है तो वो ऐसा सेंटर जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया भूकंप का केंद्र, यानी कि एपी सेंटर कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये उत्तरदायी जो प्लेटें होती हैं वो भूपट्टी में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन यानी कि फ्यूल, नॉट इंजन, ये फ्यूल की बात हो रही है, का अपूर्ण दहन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल क्या चीज़ रिलीज करेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो एनवायरनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन लाजमी है पूछना, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए भाई। जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, जो लेयर हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एसएसटी में भी आता है और ईवीएस में भी पूछा जाता है कि कौन सी परत, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये वाली चीज़ भी पूछ लेता है ईवीएस में। वैसे एसएसटी का पार्ट है लेकिन आ जाता है भाई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड करता है। पेट्रोल और डीजल जैसे अपूर्ण दहन में क्या निकलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अपूर्ण दहन वाले जो भी ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो वो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे कोल है यानी कि कोयला, अब कोयले को अगर आप बंद कमरे में जो है जलाओगे तो वो क्या करेगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उस एरिया की ऑक्सीजन को वो फिनिश कर देती है। तभी आपसे बोला जाता है कि सर्दियों की रात में आप जो है कोई भी अंगीठी वगैरह ऐसी चीज़ जो है अपने रूम में ना जलाएं जिसमें जो रूम पूरी तरीके से क्लोज हो। तो क्या रिलीज़ करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है, और जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इसलिए व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है ऐसी अवस्था में। तो इसलिए बोला जाता है जो भी जैसे हीट रिड्यूस होती है, जो हीटर्स होते हैं उनको भी बोला जाता है कि भाई आप बंद कमरों में ज़्यादा हीटर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं और मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इनकम्प्लीट दहन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। मीना माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या उपरोक्त सभी। तो देखो मीना माता रोग जो है ऑप्शन नंबर सी, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है, ठीक है। और ये ऐसी मछली होती है जिसमें पारा पाया जाता है। और आर्सेनिक जो होता है क्या होता है कि मछली कहाँ पर होती है, पानी में होती है, और पानी में जो आर्सेनिक होते हैं वो इन मछलियों में चला जाता है, और उन्हीं मछलियों की वजह से क्या हो जाता है भाई, अब उसको आप खाओगे तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा है, तो इसमें क्या हो जाता है, इससे जो है मीना माता रोग की आपकी होने की डिजीज़ की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। आर्सेनिक देखो यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, लेकिन अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है पारा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था 1984 में, 1986 में, 1991 में या 1996 में। तो देखो प्रोजेक्ट रेड पांडा जो शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1996 में। मैंने आपको बताया था, देखो कल जो मैंने आपको एक सिलेबस वाला जो मैंने वीडियो आपको पोस्ट किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो देखो ईवीएस में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है कि भाई कौन से डे पर हुआ था, है ना, गठन कब हुआ था, नेशनल पार्क क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काफ़ी बार पूछी गई हैं एग्जाम में। और यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि रेड पांडा कब शुरू हुआ था। तो 1996 में रेड पांडा अभियान शुरू हुआ था। और जो लाल पांडा होता है ना, ये एक शाकाहारी जानवर होता है, ठीक है भाई। ये इसकी एक विशेषता होती है, ये शाकाहारी जानवर है, इसको मेंशन कर लेना। और जितने भी 50% लाल पांडा हैं, 50% जो लाल पांडा है वो पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हो आप कि पूर्वी हिमालयन रीजन में 50% से ज़्यादा लाल पांडा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ। ओजोन लेयर की बात की जा रही है कि ओजोन लेयर किसकी वजह से पतली होती जा रही है, मतलब कहाँ पर, मतलब कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर ये पतली होती जा रही है। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत है उसका अधिकतम ह्रास जो है ऑप्शन नंबर रहेगा सी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ। तो दक्षिणी ध्रुव में जो एरिया पाया जाता है वहाँ पर ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर है, बेसिकली क्या काम करती है ओजोन लेयर, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणें हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये दक्षिणी ध्रुव में जो लेयर पाई जाती है ओजोन की वो सबसे ज़्यादा पतली होती जा रही है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है पोल्यूशन। और इसमें कौन सी गैसेस हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, वो करती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये ऐसी लेयर हैं जो प्रभावित करती हैं ओजोन लेयर को दक्षिणी ध्रुव पर। इसी की वजह से जो है जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। तो इस गैस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना या पानी का अधिक दोहन। तो कौन सा जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, ऑप्शन को पढ़ना है कि जो इम्बैलेंस नहीं करेगा। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी, दोष रहित जल संरचना क्या करेगी भाई, ये तो जो जल असंतुलन को बैलेंस करने का काम करेगी, कि इससे जो है जल असंतुलन नहीं होगा। आपसे पूछा गया असंतुलन का कारण जो नहीं होगा, तो ये दोष रहित जल संरचना जो है ये क्या करेगी भाई, ये तो बैलेंस करने का काम कर रही है। अनियंत्रित शहरीकरण,
ठीक है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है वाटर का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। आपको ये समझना है, पानी का अत्यधिक यूज़ जो हो रहा है वो यानी कि वाटर वेस्टेज जो हो रही है वो क्या कर रहा है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको इम्बैलेंस कर रहा है, यानी कि वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो भूमिगत जल रिचार्ज करने में विफलता, कि भाई आप पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन अंडरग्राउंड जो सोर्सेज है उसमें वाटर नहीं जा रहा है, तो जब नीचे पानी नहीं जाएगा तो ऊपर कैसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अत्यधिक दोहन की एसेसेबल, ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, तो दोष रहित जल संरचना जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया ये कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं हम 10 की तरफ देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून? तो आसान सा क्वेश्चन है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब देहरादून में तो स्थित है लेकिन ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि देहरादून में तो हो गया स्थित, अगर देने वाला हुआ तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कब हुआ था, जैसे रेड पांडा के लिए पूछ लिया कि कब हुआ था प्रोजेक्ट शुरू, तो ऐसी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में हुआ था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा? यात्रा के लिए सर्वाधिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि ना रखें, बार बार घर से बाहर जाने से बचें, निजी वाहनों में इंजन की नियमित रूप से जांच करें। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यातायात के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या रहेगा कि भाई सड़क पर यातायात को कम कर सकते हैं, यानी कि जितने व्हीकल्स हैं, एक्स्ट्रा व्हीकल जो चल रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, और व्हीकल कम होंगे तो भाई पोल्यूशन रिड्यूस होगा, इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखना, और फ्यूल कंजप्शन कम होगा, ये भी आप देख सकते हो। तो यातायात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश करें कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपने पर्सनल व्हीकल मैक्सिमम यूज़ ना करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। मानवीय गतिविधि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं एरिसोल कैन का उपयोग करना, ऑप्शन बी बोलता है कृषि क्रियाकलाप या वनों को जलाना, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। जो किस चीज़ के लिए फोकस करते हैं भाई, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। जो एरिसोल कैन होती है भाई, ये क्या होती हैं? केमिकल कैंस होती हैं भाई, इनका अगर आप प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा भाई, जो खरपतवार है, जो ग्रीनरी है वो कम हो जाएगी, और ग्रीनरी कम होगी तो आपको पता है कि भाई इसका इफेक्ट सीधा सीधा आपकी जलवायु पर पड़ता है। कृषि क्रियाकलाप और वनों को जलाना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। केचुआ किसान का एक मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। केचुए मृत पत्ती और पौधे को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलता है केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की खुदाई हवा पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, या विच वन इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब बी क्या बोलता है? पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। अब एक बार देख लेते हैं भाई, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कहने का मतलब है कि केचुए खरपतवार खाते हैं, भाई खरपतवार नहीं खाते केचुए, और मुख्य फसल को बचाने का काम नहीं करते। जो केचुए का मुख्य काम होता है वो जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं ये ध्यान रखो कि क्योंकि नीचे क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते रहते हैं जिससे एयर क्रॉस हो जाती है मिट्टी में से। तो यहाँ क्या है, सॉइल जो है फर्टाइल होती चली जाती है, खुदाई होती है, हवा पानी मिट्टी आसानी से पहुँचती है, और नीचे की मिट्टी। और केचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं, खरपतवार को नहीं खाते, मृत पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, और उनकी मिट्टी, उससे मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? भाई बायोडीजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के एनवायरनमेंट के लिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेना। बायोडीजल क्या है? कॉपर लीफ, जेट्रोफा, या फिर कैडलिन ट्री, और डी बोलता है स्परगंधा। तो राइट आंसर देखो, बायोडीजल जो प्रोड्यूस किया जाता है वो जेट्रोफा नामक एक प्लांट होता है। इसका जो एक फ्रूट सा आता है, फ्रूट या फल जो आता है इसका, उसके द्वारा जो है बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस पर जो है व्हीकल रन भी होंगे। पेट्रोल और डीजल को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ईवी, तो एक बायोडीजल का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्लांट पर जेट्रोफा प्लांट लगाकर उससे जो है बायोडीजल निकाला जाएगा और उन पर व्हीकल रन करेगा। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए बोलता है विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, या फिर पेडागोजी का क्वेश्चन है भाई, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच को बढ़ावा देना, या बोथ ए एंड सी।
तो देखो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर रहेगा। डी में क्या है भाई, बोथ ए एंड सी। छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच को बढ़ावा देना इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना है कि बच्चों को विवेकपूर्ण सीख सकें, विवेकपूर्ण ढंग से जो है थिंकिंग कर सकें, कि सही डिसीजन ले सकें। तो इसलिए ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है या फिर सल्फर है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है और प्रोटीन्स की बात हो रही है। इनमें से जो कॉमन तत्व पाया जाता है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ही होता है भाई। सी कार्बन जो है इनमें कॉमन तत्व है जो कार्बन प्रोटीन दोनों में पाया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। झूम खेती पाई जाती है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मेघालय में पाई जाती है झूम खेती, और इस प्रकार की खेती कहाँ पर होती है? जहाँ पर पहाड़ी नुमा और खेती जो होती है उसमें सीढ़ीदार जो खेती होती है वहाँ पर ये झूम खेती पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फसल करने के बाद जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। और उर्वरकता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है, इस लैंड पर होगी, इस पर होगी। तो जब बरसात का पानी आता है तो ऊपर की सॉइल को नीचे ले आता है, नीचे की सॉइल को नीचे, तो इससे क्या होता है, अपर लेयर क्या होती है, फर्टाइल होती है, तो उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो फिर क्या करते हैं किसान, थोड़े दिनों के लिए इस खेत को खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से गेन कर ले। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, झूम खेती मेघालय में। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। निम्न में से कौन सा परावैंगनिक किरणों का सबसे खतरनाक है? यूवीए, यूवीबी, यूबीसी या बोथ बी एंड सी? तो 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। बी एंड सी यानी कि यूवीबी और यूवीसी जो रेज हैं, आपको अभी पीछे भी बताया था, पर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं ये दोनों ही हार्मफुल हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, नई दिल्ली में या फिर नागासाकी में? तो 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम कहाँ पर है भाई? एम्स्टर्डम है नीदरलैंड में स्थित है एम्स्टर्डम। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये गैर संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है ये, जो पर्यावरण पर काम करता है। और ग्रीन पीस का जो मुख्यालय भारत में है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में हो गया, जो नीदरलैंड पर है। बात क्लियर हो गई भाई। क्या है ये? एक गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण पर काम करता है। यही पूछा जाए कि ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है, भारत का ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बेंगलोर। इसका राइट आंसर क्या है भाई? बेंगलोर में है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। नदी के जल प्रदूषण स्तर को मापा जाता है, जो नदी में जल प्रदूषण हो जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा या जेटीपी के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर है बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। तो इसके द्वारा क्या नापा जाता है भाई? जल प्रदूषण नापा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारे पास 1 to 1 को डील करेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अभी तक जो हम डील कर रहे थे वो 2020 के क्वेश्चंस को देख रहे थे प्रीवियस ईयर के। अब हम 2021 के क्वेश्चंस पर बढ़ गए हैं। 2021 में भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हल्के पदार्थ की बनी होती हैं, ये अविषी पदार्थ की बनी होती हैं, इनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ की बनी होती है, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ की बनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या बनी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ की बनी होती है, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, यानी कि दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 122। विश्व की सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल है, वन है, पवन है या सूर्य का प्रकाश है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। द मोस्ट रैपिडली डिविडिंग रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज़ वाटर, फॉरेस्ट, विंड या फिर सनलाइट? तो 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो जंगलों का कटान है वो बहुत तेज़ी से होता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर 122, कि एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा काट रहे हैं लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, आप काट रहे हो, लेकिन प्लांटेशन भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक
भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भाई एनवायरनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, जो किस पर बेस्ड रहेगा कि ये रहेगा कि भाई आप जो है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सकर्जन इन ईवीएस, कि भाई भ्रमण, भ्रमण का मतलब समझ लो जैसे फील्ड ट्रिप्स हो गई, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेके जा रहे हैं आप, तो उसका एक मूल उद्देश्य क्या है कि बच्चों में एनर्जी डालना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना, टू प्रमोट सोशलाइजेशन या टीम स्पिरिट की भावना। तो ऑप्शन नंबर बी, आप जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे को देते हैं तो वो आपको फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से ही पता चलता है, जिससे बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने आप चीज़ों को जब देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 124, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय क्या है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, या शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो 124 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। आपको क्या करना है कि आप अगर एजुकेटेड रहोगे तो आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर पर्यावरण की ईवीएस की आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप मतलब ही नहीं समझते एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल एजुकेशन का, तो क्या आप एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे जब तक आप, इसीलिए हम एजुकेशन पर बल देते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। आप एजुकेट हैं तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब आप किसी अनएजुकेटेड पर्सन को ईवीएस के बारे में बताने लग जाओ, पर्यावरण के लिए बताने लग जाओ, तो शायद उसको समझ में आए और शायद उसको ना समझ में आए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में ऐसी करता है जो पर्यावरण को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ, फार्मर्स की बात कर ली जाए, तो भाई फार्मर्स में से एक बहुत काफ़ी सारी परसेंटेज हमारे इंडिया में ऐसी है जो क्या है, इलिटरेट हैं। अब वो क्या करते हैं, फसल हो जाने के बाद में, अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, फसल हो जाने के बाद में जो फसल की पराली बचती, पराली होती है, पराली समझते हो, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, तो जो वेस्ट नहीं कहेंगे, जो मतलब रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जब बीज निकलने के बाद में, तो उसको पराली बोलते हैं। उसको जला देते हैं पूरे खेत में। अब जलाने से क्या होता है, उनको लगता है कि उन्होंने इससे बहुत अच्छा काम किया, बट यहाँ पर जो पोल्यूशन का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। इसके साथ साथ जो भी उस फॉरेस्ट में या वहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ है, हो सकता है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर आसपास के एरिया में शहरीकरण है, यहाँ पर जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ उनको पोल्यूट करेगा। साथ में जो वहाँ के बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आती हैं, वो भी बड़ी इफेक्ट होती हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण से फैमिलियर ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा लॉस करते हैं काफ़ी सारे जो किसान हैं। अगर मैं और बात करूं तो भाई देखो वाटर वेस्टेज देखो, जहां पर जिन इलाकों में पानी नहीं है उनका तो समझ में आता है, और जहां पर पानी है, जहां पर अच्छा वाटर है, तो वहां पर जो किसान क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। किसके नाम पर? एग्रीकल्चर के नाम पर पानी को वेस्ट कर रहे हैं, इरिगेशन के नाम पर पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको रिड्यूस करना। आप भी अगर कभी ऐसी चीज़ें अपने आसपास होते हुए देखें तो ज़रूर उसको रोकने का प्रयास करें। आप अपने स्तर से नहीं रोक सकते हैं तो आप प्रशासन की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपको पता है कि ये चीज़ हो रही है और आपने आंख बंद कर ली। ये आपकी एजुकेशन का मेन पर्पज़ नहीं है। आपकी एजुकेशन का पर्पज़ क्या है? अगर आपने कोई चीज़ देखी है या आपको लगता है कि उस चीज़ से समाज में सुधार हो सकता है, हमारे पर्यावरण स्पेशली एनवायरनमेंट में सुधार हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसी धरोहर है जो आप आगे आने वाली पीढ़ी को अपने सौंपोगे। अभी तक आपको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, क्योंकि आपके जो पिछली जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने आपको ये चीज़ प्रोवाइड करके दी, और आप क्या कर रहे हो, उसको दूषित कर रहे हो। काफ़ी मैं थोड़ा सा टॉपिक से ब्रेक चला गया हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, दोपहर में भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अधिक पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चों पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे भाई? ईवीएस आप पढ़ा रहे हो, बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना है भाई? इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। आप ऑडियो वीडियो मेथड का इस्तेमाल करो, बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर दो, जो एजुकेशन है उसको एंटरटेनमेंट की फॉर्म में ले जाओ, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्टेड हो जाए। यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि उनके अलग अलग जो सेंसेस होते हैं उस पर फोकस करो, उस पर प्रहार करने की कोशिश करो। प्रहार का मतलब ये नहीं है कि आप हथौड़ा हथौड़ा उठा के बच्चों को बजा दो, नहीं। प्रहार का मतलब मैं वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों पर पॉइंट आउट करना शुरू करो कि बच्चे का ब्रेन शार्प हो, ऑडियो के माध्यम से भी, वीडियो के भी माध्यम से, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप उसमें एक नए विचार, नवाचार
प्रस्तुत करने की कोशिश करो उनमें। तो ऑप्शन नंबर 125 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है 126, काफ़ी ब्लर क्वेश्चन हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि आंसर आता नहीं है, लेकिन काफ़ी समस्या हो रही है उसको पढ़ने में। क्वेश्चन 127, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाशील परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य डैश किस चीज़ के सुधार में? अवलोकन कौशल, संवेगात्मक चिंतन कौशल या बोलने संबंधी कौशल। एक बार इंग्लिश में भी देख लो। आंचल फ्रिक्वेंटली आज द प्रॉब्लम इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछती है। आंचल जो है अपनी क्लास 5th में ईवीएस में, तो ऐसा वो क्यों कर रही है, क्या चीज़ सुधारना चाहती है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, थिंकिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल्स। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वो भैया थिंकिंग स्किल्स को सुधारना चाहती है। इमेजिनेटिव मतलब सोच, आप सोचोगे, चिंतन करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 128, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक की शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या चीज़ नहीं है कि ये आपको बताने की, जो एक शिक्षक है प्रत्येक बच्चे को उनके घर में जो वेस्ट मटेरियल रखा है या रद्दी रखी है उससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए वो बोल रहा है। तो राइट आंसर है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ऐसा कोई भी अभिप्राय टीचर का नहीं है कि इस एक्टिविटी के माध्यम से वो ये फाइंड आउट करना चाहता है, वो ऐसा जज करना चाहता है कि इस क्लास का बेस्ट स्टूडेंट कौन है। तो वो तो उसको वैसे ही पता होगा, अगर आप टीचर हैं आपको ऑलरेडी ही पता होगा कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आ जाता है असेसमेंट के अंतर्गत और इवैल्यूएशन के अंतर्गत आ जाता है। इन माध्यम से आप जज कर सकते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, इससे बच्चे को वो क्रिएटिविटी, जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करना, उसमें क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऐसी एक्टिविटी दे रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जंगल है, घास का मैदान है, झील है या फिर सागर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ओशियन है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम की बात हो रही है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन नंबर डी, ओशियन। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, कान्हा, पेरियार, कॉर्बेट, राजाजी। तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको आप नाम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उत्तराखंड में है ये, पता ही होगा आप लोगों को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, गांव के लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, या पर्यावरण हितैषी है, या फिर यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। इन विलेजेस पीपल यूज वुड फॉर फ्यूल इज बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, यानी कि आसानी से आ जाती है और कम कीमत लगानी पड़ती है, इसलिए लोग गाँव में इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेजिंग फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन या एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेजिंग फॉरेस्ट। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटान आप किस तरीके से रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर आप जो है मिट्टी के कटान को रोक सकते हैं भाई। तो मृदा अपरदन के लिए वनों का सबसे ज़्यादा विकास करना या वनों को लगाना ही मृदा अपरदन को रोकना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई थी? तो 1986, 88, 90 या 83? तो ये हुई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1986 में। यार सही है नहीं है, एक बार आप बता देना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 133 का 1986 में ही हुई थी। गंगा एक्शन प्लान जो लॉन्च हुआ था वो 1986 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मानी जाती है डेसिबल में, क्यूरी में, हर्ट्स में, या इनमें से कोई नहीं? इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन डेसिबल, क्यूरी, हर्ट्स। तो राइट आंसर है 134 का ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिविटी जो है आपकी ऑप्शन नंबर 20 की यूनिट होती है क्यूरी। क्यूरी में इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। माइकोराइजा पाया जाता है, किस में पाया जाता है? माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन साइकस में पाया जाता है, गुलाब में पाया जाता है, चीड़ या पाइन में पाइनस में पाया जाता है, या फिर बुरांश में पाया जाता है। तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये चीड़ में पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट PYQ की मैराथन सीरीज। काफ़ी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया EVS के लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ में आया होगा। इस वीडियो का मेन मोटिव था आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता था, ये मेरा उद्देश्य था आपको समझाने का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, UTET
टेट 1 के लिए अब मैं आपको ईवीएस की पैडागोजी के साथ साथ कंटेंट वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगेन एक और मैराथन क्लास आपका लूँगा। ये मैराथन क्लास जो थी वो आपकी पीवाई के लिए थी। अब जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेट के लिए होगी। मैराथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे पैडागोजी प्लस कंटेंट वाले, तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो को लास्ट तक देखा करो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो को मैं कवर अप कर लेता हूँ, तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में यू टेट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर